नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 26 जुलाई की अगर बात करें तो भारत के गौरवशाली इतिहास में ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है और 25 साल ऑपरेशन विजय या फिर विजय दिवस की अगर बात करें तो भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और जोश की नई कहानियां यहां पर देखने को मिली है और कई ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज अभी भी सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर कितना महत्वपूर्ण ये गौरवशाली 25 साल और खासकर ऑपरेशन विजय की अगर बात करें, किस प्रकार पाकिस्तान को एक करारा जवाब भारतीय सेना ने दिखाया था अपने पराक्रम, जज्बे और देशभक्ति से। और कुल मिलाकर आने वाले समय में कितनी महत्वपूर्ण चुनौतियां, खासकर अगर हम सामरिक दृष्टि की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चाइना की अगर बात करें, और जिस प्रकार भारत का कद वैश्विक मंच पर लगातार बढ़ रहा है, आने वाले भविष्य क्या रहेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी, जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो गौरवशाली 25 साल विजय दिवस पूरा देश मना रहा है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं, और अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो क्या नजर आता है? देखिए विवेक जी, ये जो कारगिल की जो हम अभी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो मैं जरूर कहना चाहूँगा या कहूँगा कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस किस्म की लड़ाई पूरी हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में आपको कहीं नहीं मिलेगी। कारण इसका ये है कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत एक मास्टर स्ट्रोक थी पाकिस्तान की तरफ से, एंड स्पेशली आई वुड से उनके जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त, और इसकी जो भूमिका है वो ये है कि उनको सियाचिन जब हुआ 84 में, तो वो जो भी उसकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन रही हो, तो उन्होंने कोशिश की कि सियाचिन को वो काबू कर लें, परंतु इंडिया ने उनको वहाँ भी मात दी। परंतु चूंकि उनकी ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी और वहाँ पे उनको लगा कि जो सियाचिन की चोटियाँ थी, जैसे बिलाफोंडला थी, या उनको कायदे आजम पोस्ट कहते थे, जिसको आज हम बाना पोस्ट कहते हैं, इस किस्म की डिफिकल्ट चोटियां जो थी 18,000 19,000 फीट के ऊंचे स्नो क्लैड ग्लेशिएटेड टेरेन, तो वहां भी इंडियन आर्मी ने जाके उनको मात दी और उनसे छीन ली। उस वक्त मुशर्रफ साहब ब्रिगेड कमांडर थे, एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे, तो वो एक किस्म का वो कहते हैं ना कि एक टीस उनके दिल में चली आ रही थी। और ये ऑफ कोर्स इन एक्सटेंशन टू जो जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक्स जारी किया था उसके हिसाब से। तो अब मुशर्रफ साहब जब चीफ बन जाते हैं तो उनको लगता है कि अगर ये चोटियां, ये जो अभी कारगिल वाली चोटियां थी, जो कि एरिया कारगिल और द्रास के बीच में आता है, और बेसिकली मशको वैली या उसके साथ में काकसर, बटालिक, कारगिल, ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल गुजरती है, और ये जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर से लेकर के लेह जो जाती है और सियाचिन के एरिया को रीइंफोर्स करती है, लॉजिस्टिक्स देती है, प्लस दौलतबाग ओल्डी, डीबीओ, डेप्सोंग प्लेन, या पूरा का पूरा चाइना एक्साइचिन एरिया जो है उसकी लाइफलाइन थी। और आज तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास कुल्लू मनाली हाईवे भी है, और बीच में जो जनरल जोरावर ने जंस्कार का एरिया शुरू जीता था, किश्तवाड़ से आगे, वहां पे भी काम चल रहा है, टनल्स बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, पर उस वक्त ये अकेली रोड थी। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने सोचा कि अगर हम इन चोटियों को पकड़ लें तो जो हाईवे है उसको हम कट ऑफ कर सकते हैं, और अगर हाईवे कट ऑफ हो जाती है तो पूरा का पूरा जो लद्दाख है वो इंडिया से कट ऑफ हो जाता है। तो उस तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक थी। अब ये जो चौकियां थी ये ऑलमोस्ट 16,000 17,000 फुट की ऊंचाई पे है, जो कि होता क्या था, इसमें ऑक्यूपेशन तो इंडियन आर्मी की थी, परंतु विंटर्स में वहां रहना एकदम से मुश्किल था बिकॉज ऑफ इनहॉस्पिटेबल टेरेन और अनलिवेबल कंडीशंस। तो एक प्रैक्टिस थी कि जब विंटर शुरू होती थी तकरीबन अक्टूबर नवंबर, तो इनको वेकेट कर दिया जाता था, और जब वेदर इंप्रूव होता था समटाइम्स अराउंड से मार्च अप्रैल, तो उनको फिर से ऑक्यूपाई कर लिया जाता था। अब चूंकि वो एक नेगेटिव बात उनके दिमाग में घुसी थी कि सियाचिन में हमने मुंह की खाई है और आज मैं चीफ हूं, तो उन्होंने बिना अपने प्राइम मिनिस्टर को बताए ये पूरा प्लान बनाया। हो सकता है चाइनीज के साथ भी उनकी कोई मिली भगत रही हो किसी लेवल पे, क्योंकि हमने एक इंटरसेप्ट करा था उनका कॉन्वर्सेशन
उनके अपने ही किसी जूनियर के साथ जब वो चाइना में बैठे हुए थे कि उनको क्या प्रेपरेशंस क्या चल रही हैं। तो वो चाहे सीआई ने हमको दिया या हमने खुद मिला, बिसाइड्स द पॉइंट, बट हमें पता लग गया कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। परंतु उसको हमने भी मानने से उसको इतनी क्रेडेंस नहीं दी जब तक हमें वो हमारी इंटेलिजेंस ने हमें नहीं बताया कि उन्होंने ऑलरेडी आगे इन चौकियों को ऑक्यूपाई कर लिया है। अब जब हमें पता चलता है तो अब उनको निकालना है। तो अब मजेदार बात यह है कि जो उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को जब बाद में ब्रीफ करते हैं, वो आई थिंक करीबन 20 मई के आसपास, तो वो कहते हैं कि ये जो चौकियां हैं ये विनेबल नहीं है, इंडियन आर्मी किसी भी हालत में इसको नहीं जीत सकती है। प्लस ये भी कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर डायमेंशन है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर इंडियन आर्मी कुछ इसमें कुछ करने की कोशिश करती है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु ये उसी वक्त का टाइम है जब वाजपेयी साहब एक बस राइड लेकर के नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे और एक शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, सदाए सरहद उस बस का नाम था। और जैसे ही वो उनकी मीटिंग खत्म होती है तो कारगिल शुरू हो जाता है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये एक किस्म की बहुत ही बड़ी जीत थी इंडियन आर्मी के लिए, यंग ऑफिसर्स के लिए, और बहुत सारे हमारे यंग जो जवान थे, जो उनका जज्बा था, जो उनकी काबिलियत थी कि इतनी हाइट पे, यानी कि 16-17 हज़ार की फुट के ऊपर ऊंची पहाड़ी पे बैठे हैं और नीचे से आपने चढ़ना है। मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है, बल्कि वीजा भी दिस रस्सियां लगा करके, एंड दैट टू अगेंस्ट एनिमी फायर, कि दुश्मन ऊपर से फायर कर रहा है और आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। उसके बावजूद इन सब चौकियों को, जैसे आपने सुना होगा टोलोलिंग 0.54830, 0.5353, फिर उसके बाद टाइगर हिल, तो ये सब जो ऑपरेशंस हुए ये नियर इम्पॉसिबल ऑपरेशन थे, और जब वो हुए तो और इंडियन आर्मी ने उनको जीता, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जीत एक बहुत ही अनपैरेलल्ड है इन द टोटल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मेरे साहब, जैसे आपने कहा कि अनपैरेलल्ड विक्ट्री ऑफ इंडियन फोर्सेस, जिस तरह अदम्य साहस और पराक्रम का इन्होंने परिचय दिया भारतीय सेना ने, और कई शहादतें भी इसमें देखने को मिली, और आज पूरा देश उन शहादतों को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि कर रहा है, सिल्वर जुबली पूरा देश मना रहा है। लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करें, क्या चुनौतियां आज भी वैसी नजर आ रही हैं? पाकिस्तान की अगर बात करें, चाइना की बात करें, गलवान वैली अभी भी नहीं भूला हमने, क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां तक चुनौतियों की बात है, अगर आपने देखा हो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इन्होंने आई थिंक कुछ दिन पहले बयान दिया है कि अभी जो वॉरफेयर का सिस्टम है वो कारगिल वाला नहीं रहा, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज अभी इसमें बहुत सारी डायमेंशंस आ गई हैं। 2 फ्रंट वॉर पहले भी था, और थोड़ा बहुत जो हम एंड हाफ फ्रंट बोलते हैं सीआई का, वो पहले भी था, परंतु अभी को है गया है वॉरफेयर का सिस्टम ही टोटली चेंज हो गया। अगर आपने चाइना बॉर्डर पे देखा है, एक साइचिन में गलवान की बात करते हैं, डीबीओ डेप्सोंग की बात करते हैं, या हम अपना चशुल की या कैलाश रिज की या पेगोंगसो लेक की वॉर करते हैं, तो पूरी डायमेंशन बदल गई है। जैसा कि आपने यूक्रेन में आप देख रहे हैं, या इवन फॉर दैट मैटर इजराइल हमास में देख रहे हैं, तो अभी जो ज्यादा डायमेंशन आती है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की आ रही है, ड्रोन्स की आ रही है, एयर डिफेंस वेपन्स की आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये टोटली काफी सारा इसमें लैंडस्केप काफी बदल गया है। प्लस इसमें बहुत सारा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, उसकी भी एक डायमेंशन आ गई है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 3 कंट्रीज के पास स्पेस वॉरफेयर की कैपेबिलिटी थी। इंडिया इज द ओनली 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास, हमारे पास एंटी स्पेस मिसाइल भी है। एंटी स्पेस, अगर स्पेस में हमने कोई करना है तो हमारे पास है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात देखें, चाहे वो स्पेस में हो या साइबर स्पेस में हो, दोनों जगह पे हमारे पास उसमें एज हासिल है। तो इस तरीके से वॉरफेयर की जो चुनौतियां हैं वो टोटली बदल रही हैं, धीरे धीरे और बदल रही हैं। और हमें यहाँ क्या देखना है कि हमने यहाँ पे जो शौर्य दिखाया वही हम चाइना बॉर्डर पे दिखाएं, पाकिस्तान के ऊपर भी दिखाएं। प्लस ऑफ कोर्स द डायमेंशन चेंजेस, उसमें न्यूक्लियर वॉरफेयर भी आ सकती है, और न्यूक्लियर वॉरफेयर की ग्रेजुएशंस होती हैं, एस्केलेशन लैडर बोलते हैं हम उसको, कि एकदम से न्यूक्लियर वॉर नहीं शुरू होती है, तो धीरे धीरे उसकी एस्केलेशन होती है। क्योंकि सबको पता है न्यूक्लियर वॉर इज इट्स ए म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इसको MAD मैड वैसे ही बोला जाता है।
तो उसके लिए पहले वो छोटे लेवल की बात करते हैं, थर्मोबैरिक बॉम्ब का यूज करेंगे, या हो सकता है किसी किस्म के केमिकल बॉम्ब का यूज करेंगे या बायोलॉजिकल बॉम्ब का यूज करेंगे, फिर उसके बाद उसको टैक्टिकल न्यूक्लियर में डालेंगे। तो इस तरीके से चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो जहां तक जमीनी लड़ाई का सवाल है, तो वो शायद अगर आपने यूक्रेन में देखा है या इजराइल में देखा है, तो वो वैसे नहीं होगा जो हमने कारगिल में किया। तो हमने एक दूसरे के जो दुश्मन के ठिकाने हैं डीप इनटू द स्टेट, उनके ऊपर अटैक करना है दोनों में, और उसमें जो डायमेंशन है वो टोटली डिफरेंट रहेगी। फिर साहब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, 25 साल इस गौरव गाथा को हो चुका है ऑपरेशन विजय की बात करें अगर, जिस प्रकार 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जाकर डिस्पाइट ऑल द ऑड्स हमारे सुरक्षा बलों ने, जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, और आज की अगर बात करें तो द्रास वॉर मेमोरियल एक कल्मिनेशन पॉइंट बन चुका है राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए। जिस तरह चाहे हम द्रास मेमोरियल की, वॉर मेमोरियल की बात करें, जहाँ जिन 500 से ज़्यादा वीरों ने शहादत दी हैं उनके नाम लिखे गए हैं, क्या कहेंगे देशभक्ति को एक सूत्र में पिरोने में कितनी अहम भूमिका इसकी रही? देखिए, मैंने आपको बोला कि चेंजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वॉरफेयर मैंने आपको बताया, परंतु जो बेसिक है, बेसिक विल रिमेन दिस मदर ऑफ बैटल। यहां पे जैसे अभी कल प्रधानमंत्री वहां पे होंगे, अब द्रास एक जो है वो मेजर वॉर मेमोरियल है इस लड़ाई का। वैसे छोटे छोटे वॉर मेमोरियल्स हर यूनिट ने अपने जगह जगह बना रखे होंगे, परंतु वहां प्रधानमंत्री का जाना एक एक्सटर्नल मैसेज भी देता है और इंटरनल मैसेज भी देता है। इंटरनल जो है वो हमारे देश के वासियों के लिए है, स्पेशली युवाओं के लिए है। उनको ये बताना है कि देखिए आपके जो एंसेस्टर्स थे, चलो मान लीजिए 25 साल पुराने ही जो आपके बड़े भाई बंधु थे, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं सिर्फ आपको बचाने के लिए, और उनकी जो जज्बा था, उनका जो लड़ने का जज्बा था, मतलब नाम नमक निशान का, वो सब कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़ाई के अंदर जो शायद कुछ महीने, 2-2.25 महीने चली, इसके अंदर हमारे पास 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र और 67 वीर चक्र हैं। बाकी कितने सेना मेडल वगैरह वगैरह उनको तो मैं उन काउंट ही नहीं है मेरे पास। और ये जो मेडल्स मिलते हैं, ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, ये कोई नॉर्मल राना द मिल नहीं मिलते हैं। इसके लिए बड़ी हाई लेवल कमेटी बैठती है, हर एक पहलू को स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसके बाद अवार्ड दिए जाते हैं। तो उस तरीके से एक मदर ऑफ ऑल बैटल्स ही जो एक नमूना बनती है अपने युवाओं के लिए कि आपको अपने देश के लिए जज्बा होना चाहिए, जहां पे अपने देश के लिए अपनी जान देनी है या खून बहाना है और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ दिखानी है, उसका एक मौका था। दूसरा ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री का जाना वहां पे दुनिया को भी बताता है। जैसे देखिए, हर कंट्री अपने आप को बताने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, 1965 वॉर में हम थोड़ा सा चूके थे, नहीं तो लाहौर को हमने कैप्चर कर लिया था। उसके बावजूद, और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर में था वो बिल्कुल फेलियर था, उसके बावजूद पाकिस्तान उसको अपना बैटल विक्ट्री डे मनाता है। तो ये इस किस्म का प्रधानमंत्री का जाना उस बैटल विक्ट्री डे ऑफ पाकिस्तान को एक्सपोज करता है कि पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि उन्होंने भी विक्ट्री हासिल करी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। वो दुनिया को पता चलता है कि अगर प्रधानमंत्री वहां गया है, दुनिया भर की एम्बेसीज में मैसेज जाता है, न्यूज जो वर्ल्ड न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया सर्किट है, वहां मैसेज जाता है, तो दुनिया को पता चलता है कि सच्चाई क्या है। तो ये दोनों तरफ से एक किस्म की विन विन सिचुएशन है। हमारे अपने जो देश के वासी हैं उनको एक सूत्र में पिरोना, उसके बाद आप अपने ही जवानों को भी इंस्पायर करना। अब 25 साल पहले जो लड़े थे वो आज शायद रिटायर होने की कगार पे होंगे या हो रहे भी होंगे, कुछ जवान शायद रिटायर हो भी गए होंगे। तो परंतु जैसे अभी हमारे पास कैप्टन विक्रम बत्रा थे, परमवीर चक्र 13 जैक राइफल्स के, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के, यानी कि डोगरों का योगदान था। और अकेली यूनिट के अंदर 2 परमवीर चक्र, एक मरणोपरांत, और राइफलमैन संजय कुमार जो आज ऑनररी कैप्टन है। हालांकि परमवीर चक्र जब लगाया जाता है तो उसमें रैंक नहीं लिखा जाता, और परमवीर चक्र किसी के छाती पे लगा हुआ हो तो वहां अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सामने आए तो वो उसको सल्यूट करेगा। तो ये महत्ता है उन सब चीजों की। प्लस एक ही यूनिट के अंदर 9 वीर चक्र आपने कभी सुना नहीं होगा, और ये जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के लोग थे, यानी कि डोगरे थे, और उनकी कुर्बानियों की जो परसेंटेज है वो नेशनल परसेंटेज से कहीं ज्यादा है। तो इस किस्म की जो कुर्बानियां हैं जो हमारे देश के वासियों ने या हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरों ने दी हैं या जम्मू कश्मीर के बाकी वासियों ने दी हैं, वो बिल्कुल अनपैरेलल्ड है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। डोगरों के अलावा अगर हम मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें, एड ग्रेनेडियर्स की अगर बात करें, उनका भी योगदान बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सर, डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस प्रकार कृतज्ञ राष्ट्र की असली श्रद्धांजलि उन बहादुर सपूतों को मिल सकेगी? देखिए, कृतज्ञ राष्ट्र की असली श्रद्धांजलि, ठीक है, हम एक दिन उनको मनाते हैं, याद करते हैं, परंतु असली श्रद्धांजलि होगी 2 लेवल्स पे। एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, अगर हमें कोई कारगिल का मार्टियर की फैमिली मिले, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब ब्रिटिश इंडिया था, जब हम आज़ाद नहीं थे, तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उनमें हाईएस्ट जो अवार्ड दिया जाता है विक्टोरिया क्रॉस का, वो आज भी यूके के अंदर विक्टोरिया क्रॉस की जो सालगिरह है वो डे मनाया जाता है, और दुनिया भर में जितने लोग ब्रिटिश आर्मी में थे उन लोगों को बुलाया जाता है। और ये कोई 4-5 साल पहले की बात है, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई थी कि हमारे विक्टोरिया क्रॉस जब बहुत बुजुर्ग थे, उनको अकम्पनी करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक मेजर जनरल साहब के रैंक के ऑफिसर को उनके साथ भेजा कि विक्टोरिया क्रॉस को अगर इज्जत देनी है तो हम भी दे सकते हैं। तो वो अपनी एक किसी मेमोयर में बताते हैं कि जब वो वहाँ गए फंक्शन में सम्मिलित होने के लिए, तो कहीं पे उनको रोड क्रॉस करनी थी, तो उनके साथ ये बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी छाती पे विक्टोरिया क्रॉस का मेडल पहना हुआ था। तो सडनली जैसे वो बुजुर्ग आगे आए तो उस रोड की सारी ट्रैफिक रुक गई, और ट्रैफिक में आगे शायद उनके कोई मिनिस्टर थे यूके के जिन्होंने ट्रैफिक रोकी। तो बाद में पूछा गया क्या हो गया, उन्होंने बोला हमने ट्रैफिक इसलिए रोकी कि हमारा विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित जो एक इंडियन था वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो ही टेक्स प्रायोरिटी ओवर एवरीबडी एल्स। तो इस किस्म का सम्मान वो देते हैं। प्लस हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे जो उनकी देखभाल है, उनके बच्चों की देखभाल है, वो करनी बहुत जरूरी है। प्लस इस कारगिल वॉर के बाद बहुत सारी कमिटीज बनी पता करने के लिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था या हमारी क्या कमियां रही, हमारे इक्विपमेंट में कमी थी, आर वी रेडी फॉर दी 2-3 फ्रंट वॉर्स एटसेट्रा। तो उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस आई उनमें सारी की सारी अभी तक गवर्नमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि स्पेशली मोदी जी की जब से पिछले 10 साल से आए हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं रक्षा सर्विसेज के लिए। आज हम डिफेंस के नेट एक्सपोर्टर्स बनने जा रहे हैं, आत्मनिर्भरता हो रही है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल कमियां थी, जैसे हम थिएटराइजेशन करने की सोच रहे हैं, इंटीग्रेटेड बैटल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, हम कमांड्स की इंटीग्रेटेड कमांड्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो रिफॉर्म्स लाने हैं इनको जल्दी लाइए, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत खतरनाक है। हमें पता है यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमें पता है इजराइल में क्या हो रहा है, हमें साउथ चाइना सी में हम इन्वॉल्व हैं, इंडियन ओशन में क्या हो रहा है हमें पता है, और हम एक अग्रसर है एक विश्व शक्ति बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए। इसलिए ये जो आर्म फोर्सेज हैं, ये आर्म फोर्सेज अगर हमारी स्ट्रांग होंगी तो ही आपके कमर्शियल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर पाएंगी, तो ही आप विश्व गुरु बन पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर लेवल पे जो रिकमेंडेशंस आ गई हैं ये एक आई वुड से इवॉल्विंग प्रोसेस रहे और आर्म फोर्सेस को दी जाए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी डिफेंस बजट जो करेक्शन जनरल बजट जो 2 दिन पहले आया है उसमें 9 प्रायोरिटाइज किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 9 प्रायोरिटीज गलत है, मैं कहता हूं 10वीं प्रायोरिटी डिफेंस को भी साथ रखते तो ये अच्छा रहता। हमारे डिफेंस की जो आउटले है उसको भी साथ में रखते तो अच्छा रहता। अभी जो उन्होंने इंटरिम बजट में दिया था वही सेम रखा यहाँ पे भी, जबकि हमारे पास पेंशन बिल की प्रॉब्लम है जो हम अग्निवीर से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, पर वो अग्निवीर से सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम आज से 10-12 साल के बाद, आज नहीं होगी। आज हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, या हो सकता है जितना भी डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है आज 51 लाख करोड़ का ऑलरेडी हो गया है, और आगे ऑर्डर्स आ रहे हैं बाकी कंट्रीज से, ब्रह्मोस के आ रहे हैं, ALH के आ रहे हैं, प्रचंड के आ रहे हैं, तेजस के आ रहे हैं, AK-206 के आ रहे हैं, और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के आ रहे हैं। बहुत सारी चीजों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, गन्स के आ रहे हैं, टैंक्स के आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैसा जो डिफेंस एक्सपोर्ट का आ रहा है ये सारा का सारा डिफेंस बजट में जाना चाहिए, ये मेरी सजेशन है। और उसी तरीके से हम अपनी डिफेंस बजट है हमारा अभी 1.8% के आसपास GDP का घूमता है, दिस शुड इंक्रीज टू एटलीस्ट 4%। इसके लिए मैं जानता हूं कि हम सोशलिस्ट लोग हैं, डेमोक्रेटिक हैं, हमारे पास और बड़ी प्रायोरिटीज हैं, पर ये वाली प्रायोरिटी को मत इग्नोर करिए, क्योंकि अगर यही खत्म हो गई तो बाकी प्रायोरिटीज तो कहीं टिक ही नहीं पाएंगी। अगर आपके सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो आप कुछ भी ठीक नहीं। कंट्री में कितना भी, यूक्रेन को देख लीजिए, यूक्रेन कितना खुशहाल कंट्री था,
परंतु अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स उन्होंने बुडापेस्ट एग्रीमेंट जब हुआ 94 में सारे सरेंडर कर दिए। अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने सरेंडर नहीं किए होते, क्योंकि जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो उस वक्त मैक्सिमम न्यूक्लियर एसेट्स थे यूक्रेन के अंदर और सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई और 94 में उनको बोला गया कि आप इनको छोड़ दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी गारंटी देंगे। बताइए क्या हाल है यूक्रेन का। ऑलमोस्ट वो कंट्री डिस्ट्रक्शन की कगार पे है, पता नहीं कैसे लड़ रहा है। और वीजा भी एक बेवकूफ सा कंट्री है नॉर्थ कोरिया, उसका जो तानाशाह है बिल्कुल सनकी है, रोटी खाने को उसके पास है नहीं है, बट न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं और आज वो पुतिन के साथ भी हाथ में ला रहा है, शी जिनपिंग के पास भी हाथ में ला रहा है। लोगों की हालत खराब है बट कंट्री तो डूबा नहीं है ना। तो इसलिए सिक्योरिटी जो है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए या एटलीस्ट हायर प्रायोरिटी दीजिए, ताकि आपकी बाकी चीजों की जो भी आपकी बाकी प्रायोरिटीज हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। मिर्जा साहब, हमारे साथ इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पे और खासकर विजय दिवस और भारत के सिक्योरिटी सिनारियो पे आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत।